ओके, तो शुरू करते हैं। डीएनए पॉलीमरेजेस हम उस दिन पढ़े थे, उनका नाम जैसे इन बैक्टीरिया 5 डीएनए पॉलीमरेजेस है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। उनमें से 1 एंड 3 है वो रेप्लिकेशन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्शन रिपेयर में काम आता है। जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है वो बेस एक्शन रिपेयर में काम आता है। डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 वो दोनों क्या है, इंड्यूसिबल डीएनए पॉलीमरेज इंड्यूसिबल इसलिए क्योंकि उनको जब क्या होता है कि जब एसओएस रिपेयर के टाइम उनको इंड्यूस किया जाता है, वो मतलब उनका सिंथेसिस किया जाता है उस टाइम पे, तो इसलिए इंड्यूसिबल डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन बाकी जो 3 डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं, मतलब पहले से एक्सप्रेस होते रहते हैं सेल के अंदर। और जो डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 है वो मोस्टली एरर प्रोन होता है। और ट्रांसलिशियन सिंथेसिस, लिशियन का मतलब एक बल्क स्ट्रेच होता है, तो वो क्या करते हैं, एक जब एसओएस रिपेयर में बड़े बड़े स्ट्रेचेस जो रिमूव किए जाते हैं, क्योंकि वो मोस्टली क्या होता है कि हमारा एरर्स होते हैं या फिर वहाँ पर डीएनए डैमेज जो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनसे बचने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 काम में आता है। और डीएनए पॉलीमरेज 4 सिंथेसिस होता है डीएनबी जीन से, और डीएनए पॉलीमरेज 5 सिंथेसिस होता है यूएमएसी और यूएमएटी जीन से, ठीक है। और यूकैरियोट्स में देखा जाए तो जो प्राइम डीएनए पॉलीमरेजेस है वो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। उनमें से अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन ये है हमारे रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेजेस, और बीटा बेस एक्शन रिपेयर में काम आता है। और जो गामा है वो मोस्टली हमारे ऑर्गेनेलर डीएनए पॉलीमरेज है। और जो हमारे वो है क्या बोलते हैं, तो वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेजेस को ट्रांसलेशन सिंथेसिस जैसे प्रोकैरियोट में होता था, यहाँ पर भी है वो 4-5 तरह के हैं, जैसे थीटा, आयोटा, म्यू, लैम्बडा, थीटा, एवढं ये सब। सो मोस्टली ट्रांसलेशन सिंथेसिस में आते हैं। और कुछ ऐसा है जैसे लैम्बडा है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, और म्यू है क्रॉस लिंक स्ट्रैंड सिंथेसिस में हम आता है, ठीक है। और उनमें से जो ये वाला है ईटा, जो एन का सिग्नल वाला, जो साइन वाला, एन का साइन वाला जो ईटा है वो मोस्टली एरर फ्री होता है, क्योंकि वो हमेशा ही थायमिन डाइमराइजेशन को रिपेयर में काम आता है। तो वो बस एडेनाइन को ही इंट्रोड्यूस करता है, जैसे यहाँ पर ऐसे थायमिन डाइमराइजेशन वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा है एडेनाइन। तो क्या किया जाता है ट्रांसलेशन सिंथेसिस में, वो मोस्टली इसको काट दिया जाता है। तो काटने के बाद फिर से जो जोड़ना पड़ेगा ना, तो इस टाइम पे वो क्या करता है ना, मोस्टली एडेनाइन ही डालता है इस जगह पे, ठीक है। तो अब आते हैं जो बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे उनका मेजर रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो यह है हमारा रेप्लिकेशन फॉर्म। तो ये वाला जो है तो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, और ये वाला जो है वो है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड क्योंकि यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और टेम्पलेट ओरिएंटेशन हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, ठीक है। ये वाला टेम्पलेट है, ये दोनों टेम्पलेट है। ये वाला हमारा न्यूक्लियो सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम है, तो क्योंकि मेजर रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज है तो ये ऐसे काम करता है, जैसे इस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस करेगा, इस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे मेजर रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज, मेजर इसलिए क्योंकि जो भी हमारा रेप्लिकेशन होता है जब सेल डिवीजन के टाइम, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 में वहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड्स द आरएनए प्राइमर इन बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर आरएनए प्राइमर का एक्सटेंशन का ये मतलब है कि जब ऐसे
मान लो ये टेम्पलेट है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो प्राइमर सिंथेसिस करता है वो मोस्टली क्या करता है, तो उसका नाम है डीएनए जी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। जो डीएनए जी नाम का जो एंजाइम था वो तो प्राइमर सिंथेसिस कर लिया, उसके बाद क्या करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 जो वो आएगा, उसके बाद ये करेगा हमारा, उसके बाद वहीं से एक्सटेंड करेगा हमारा आरएनए प्राइमर को। लेकिन ये क्या मतलब जो डीएनए जी था वो ऐड करता था हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये करेगा डीएक्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहेगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। सो मेजर एप्लीकेटिव डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड द आरएनए प्राइमर इन बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। देन इसका 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी का ये मतलब है कि ये इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम 3 प्राइम ये ऐड करता रहेगा एक एक न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहेगा, ठीक है। देन उसका रेट ऑफ रेप्लिकेशन है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। और उसके बाद आया बेस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर बेस डिस्क्रिमिनेशन का यह मतलब है कि जब जैसे डीएनए पॉलीमरेज का मान लो ये एक डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है कि यहाँ पर एक डीएनए पॉलीमरेज का एक पॉकेट होता है, ठीक है, जो जैसे एंजाइम्स में हमारे क्या होते हैं कि एक्टिव साइट्स, तो भी एक एक्टिव पॉकेट, ठीक है, एक एक्टिव साइट। और यहाँ पर जितना स्पेस है वो सिर्फ अडेप्ट कर सकता है एक हमारा मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है, जो हमारा डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है ना, बस उसी को ही वो अडेप्ट कर सकता है क्योंकि उसका फिटिंग ही इतना है, ठीक है, उसका एक्टिव। और जो हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ना 2 प्राइम OH ग्रुप एक एक्स्ट्रा होता है। जैसे मान लो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर 2 प्राइम में OH ग्रुप है, जैसे एक बल्कि ग्रुप की तरह काम करता है। तो वो क्या करता है ना, स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो है ना क्या नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3 वो एरर फ्रीली बस ऐड करता रहेगा हमारे डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब जब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स तो वैसे भी प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर, तो उसको लेगा नहीं, वो बस डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा है कि एनर्जी इज obtained ड्यू टू द एनर्जी रिच बॉन्ड बिटवीन द अल्फा फॉस्फेट एंड बीटा फॉस्फेट व्हेन द पायरोफॉस्फेट इज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये कैसे बनता है, जैसे मान लो ये है, मान लो ये हमारा मान लो एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका ये मान लो ये है अल्फा, ये है बीटा, है गामा। फॉस्फेट ग्रुप किस तरह से बनता है, जैसे ये समझे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अल्फा और बीटा फॉस्फेट है यहीं पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इसका जो प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे ये वाला है, मान लो कि इसका प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका 3 प्राइम OH ग्रुप में 3 प्राइम में क्या होगा OH ग्रुप में ये करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ पर जो बीटा गामा फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है ना, रिलीज्ड पायरोफॉस्फेट इज ऑल्सो हाइड्रोलाइज्ड टू अवॉइड द रिवर्सल रिएक्शन। मतलब अगर वो दोनों पायरोफॉस्फेट अगर इधर रहेगा तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन को भी फैसिलिटेट कर सकता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि ये वाला जो है मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है तो इसको भी फिर से क्लीव कर देते हैं। उसके बाद इसका लिखा है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का ये मतलब है कि मान लो
ये हमारा डीएनए है, ये हमारा टेम्पलेट है, ये है न्यूक्लियोसिंथेसिस स्ट्रैंड। तो जैसे यहाँ पर जी के कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा आना चाहिए था हमारा सी, तो मान लो कि टी आ गया, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये वाला जो हमारा वो है डीएनए पॉलीमरेज, वो यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। और अपने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सो मीन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रैंड, न्यूक्लियस का मतलब ये है कि वो जो न्यूक्लियोटाइड को काटेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर हटा देगा। 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और 3 प्राइम 5 प्राइम का ये मतलब है कि मान लो ये हमारा टेम्पलेट ओरिएंटेशन है 3 प्राइम, मतलब इसी डायरेक्शन में हमारा डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, ये वाला न्यूक्लियो सिंथेसिस स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए 3 प्राइम प्राइमरी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसीलिए क्योंकि वो रुक जाता है और रिवर्सिबली मूव करता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो मतलब आगे बढ़ गया, फिर रुक गया और पीछे आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन बिकम्स 100 टाइम्स मोर एक्यूरेट हमारे इसके बाद, हमारा क्या 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के बाद। तो पहले कितना था 10⁵ to 6 हमारा मतलब एरर रेट था 1 in 10⁵ to 6, अब यहाँ पर बढ़ के 1 in 10⁸ to 7 to 8, ठीक है, मतलब इतना एरर फ्री होता है। उसके बाद आया हाईली प्रोसेसिव एंजाइम। तो प्रोसेसिविटी का क्या मतलब है, तो सिंपली समझ लो, प्रोसेसिविटी का ये मतलब है कि जो एंजाइम होते हैं, मान लो एक एंजाइम है, ठीक है, मतलब एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट्स कितने हैं ना 100, हमारे जो 100 सबस्ट्रेट्स हैं, एंजाइम के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, मान लो ये सब सबस्ट्रेट्स हैं, सबस्ट्रेट को क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है हमारे प्रोडक्ट में। तो मान लो प्रोसेसिव एंजाइम वो होता है जो वही 100 सबस्ट्रेट को 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही जाके उसका रिएक्शन ख़त्म करता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि वो थकता नहीं जब तक काम पूरा नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, वो ऐसे काम करता है कि मान लो ये वाला है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, और ये क्या करता है, ये वाला हमारा टेम्पलेट है, ये वाला न्यूक्लियो सिंथेसिस स्ट्रैंड है, तो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। तो वो जब तक अपना पूरा टेम्पलेट को मतलब रेप्लिकेट नहीं कर लेगा, मतलब उसका, ठीक है, तब तक वो डीएनए पॉलीमरेज 3 कभी रुकेगा ही नहीं। और ये प्रोसेसिविटी बढ़ाता है कौन ना, हमारा उसका एक वो है मतलब एक एसोसिएट एंजाइम है, और वो एंजाइम तो नहीं बोल सकते, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम है बीटा क्लाम, ठीक है। वो बीटा क्लाम क्या करता है, क्लाम का क्या मतलब है, जैसे होल्ड करके रखना, तो वो टेम्पलेट के साथ हमारे डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं, इसलिए उसका नाम है बीटा क्लाम। और वो बीटा क्लाम को कौन रिक्रूट करता है ना, गामा कॉम्प्लेक्स, मान लो ये गामा कॉम्प्लेक्स है, तो गामा कॉम्प्लेक्स हमारा एटीपी को इस्तेमाल करके बीटा क्लाम्प को इसके साथ जोड़ देता है, हमारे डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ जोड़ देता है, तो इसलिए वो गिरता नहीं। और फिडेलिटी का ये मतलब है कि हाउ एक्यूरेटली इट कैन रेप्लिकेट ए टेम्पलेट, मतलब हमने पढ़ा था ना, वहाँ पर फिडेलिटी बढ़ रहा था, जैसे उसका एरर रेट कितना कम है, उसका फिडेलिटी बढ़, मतलब अगर वो 100 में से एक एरर कर रहा है, तो वो मतलब उसका फिडेलिटी बहुत कम है। तो मान लो कि 1 लाख में बस एक ही एरर आ रहा है, तो उसका फिडेलिटी बहुत ज़्यादा है, समझो। फिडेलिटी का ये मतलब है कि एरर रेट कितना कम है। अब आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 कैसे काम करता है, तो इसको मोस्टली कोर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। कोर्नबर्ग वो है
कोन वर्ग वो है जो हमारे डीएनए पॉलीमरेजेस को पहले डिस्कवर किया था। तो कोन वर्ग एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज 1 को ही पहले सबसे पहले डिस्कवर किया। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम बट नॉट द मेजर एप्लीकेटिव वन। मोस्ट अबंडेंट का मतलब ये है कि ये वाला जो एंजाइम है वो हमेशा मतलब कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, लेकिन इसका मेजर एप्लीकेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका काम मोस्टली क्या है, हमारे प्राइमरी ह्यूमन में काम आता है। ठीक है, तो और इसका कैसे काम करता है कि इसका क्या क्या एक्टिविटीज़ है, जैसे 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी जो हमने पढ़ा था पहले। मतलब जब वो टेम्पलेट को रेप्लिकेट करता रहेगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता रहेगा, तो इन मूव करेगा किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम 3 प्राइम में। ठीक है, मतलब 3 प्राइम एंड में एक नया न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहेगा। दूसरा है 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो हमने अभी पढ़ा, वो पॉज होगा, मतलब फिर से एक स्टेप पीछे आके वो क्लीव करेगा किसको, नए न्यूक्लियोटाइड को, फिर से सही न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, तो उसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उसके बाद 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी रिमूवल कैसे काम करता है मैं अभी बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये वाला न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, उसमें से ये वाला क्या है ना, प्राइमर है। तो प्राइमर ऐसे होता है, ये वाला हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, मतलब इस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। और ये है हमारा टेम्पलेट। तो यहाँ पर ऐसे जो क्या नाम है, हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसका 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब वो यहाँ पर आके बाइंड करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा और एक एक न्यूक्लियोटाइड को क्लिप करता रहेगा, इसीलिए वो 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। मतलब उसकी तरह नहीं, वो क्या था ना, अगर ये टेम्पलेट था और जैसे ये और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड था, यहाँ पर जब एक एरर न्यूक्लियोटाइड आता था वो क्या करता था ना, एक स्टेप पीछे जाता था, बहुत समझे, वो एक स्टेप पीछे जाता था, पीछे, सॉरी उल्टा हो गया, जैसे वो इस डायरेक्शन में सिंथेसिस कर रहा है तो वो एक स्टेप पीछे आएगा इस डायरेक्शन में, तो वो है 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये वाला क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बस उसका ये मन याद रखो कौन सा प्राइम लिखा है, 5 प्राइम 3 प्राइम मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम आएगा, 3 प्राइम 5 प्राइम मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम आएगा। ठीक है, और जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो एक प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है क्योंकि उसके पास कोई क्लैंप नहीं है बीटा क्लैंप की तरह। और निक ट्रांसलेशन का ये मतलब है, इसका दूसरा काम है निक ट्रांसलेशन। निक ट्रांसलेशन का ये मतलब मान लो कि निक का क्या मतलब है, जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड वो होता है, जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का गैप रहता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का गैप है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, निक ट्रांसलेशन करेगा, मतलब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 वो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, उसको बोलते हैं निक ट्रांसलेशन। और मेकिंग रेडियो लेवल्ड प्रोब, मतलब निक ट्रांस मतलब रेडियो लेवल प्रोब में भी काम, मतलब बनाने में काम आता है। ठीक है, मतलब एक क्या, जैसे मान लो एक आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करो, रेडियो लेवल वाला जो न्यूक्लियोटाइड है तो उसको यहाँ पर ऐड कर दो बस। निक का यही मतलब है कि जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का गैप है, एक न्यूक्लियोटाइड का गैप का मतलब है निक। ठीक है, उसके बाद ये है कि जैसे ये पिक्चर बनाया गया है इसकी तरह, जो ये है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1, और जब हम इसको प्रोटीएज से यहाँ से क्लिप कर देते हैं तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और नीचे वाला जो है वो है 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, क्योंकि एक सिंगल एंजाइम है। ठीक है, तो मतलब ये कोई मल्टीपल सबयूनिट वाला एंजाइम नहीं है, मतलब एक ही एंजाइम है। तो जब हम क्लीव कर देते हैं वो फिर भी फंक्शनल रहता है, लेकिन उसका जो नीचे वाला एक्टिविटी है ना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 प्राइम 3 प्राइम वाला, वो रिमूव हो जाता है। तो जो ऊपर वाला सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लिनो फ्रेगमेंट। ठीक है,